बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मजे में होंगे, कट रही होगी जिंदगी मस्ती में, हैं? कह दो सर, इतना बर्डन है, इतना टेंशन है, आप मजे ले रहे हो कि मस्ती में कट रही है। अरे भाई, कभी खुद को डिप्रेसिव मत होने दो यार। हर पल जियो, ये मत सोचो जिंदगी में खुशी के कितने पल हैं। अरे हम उस खुशी की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। जिंदगी में ये मत सोचो खुशी के कितने पल हैं। अरे सोचना है तो ये सोचो हर पल में कितनी खुशी है। समझ रहे हैं ना भाई? ठीक है। तो आज हम लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ने वाले हैं। नाम है फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट बच्चे अक्सर ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, जल्दी मिलता नहीं है। हमारे पास कई बच्चों का व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर हमें फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बताएं। तो देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन की हिस्ट्री बहुत ही लेंदी है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी आपको जरूरत है वो हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करें भाई। फोटोकेमिकल रिएक्शन। माई सेल्फ इज के शुक्ला एंड इट इज योर एवरग्रीन सदाबहार यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। तो आइए हेडिंग लगा लेते हैं भाई। क्या? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई। अब जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, एक्चुअली ये उन रिएक्शंस को कहते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में प्रोसीड होती है। जैसे आपने ऑर्गेनिक में लॉट ऑफ रिएक्शंस पढ़ा है ना भाई, कि भूल गए? याद है ना? क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपने वहां पढ़ते हैं क्या कि भाई अगर हम CH4 की Cl2 से रिएक्शन कराएं लाइट के प्रेजेंस में HNu, ठीक, तो जहां भी फोटोन HNu ऐसे टर्म दिख गए मतलब वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और आपको हमने ये भी बताया था जीरो ऑर्डर पढ़ाते समय की फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। बात समझ पाए ना? आपको हमने ये भी बताया है, अर्हेनियस इक्वेशन वाला वीडियो देखिए, कि फोटोकेमिकल रिएक्शन की तो हम पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी रिएक्शंस जो फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती हैं, उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है? जीरो। तो फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल के लिए जीरो की बात हो रही है। बात समझ गए ना? कोई टेंशन? तो अब यहां पर देखो, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस की डिमांड है, जितना हमें पढ़ना है वो हम शुरू करते हैं आइंस्टाइन के एक कंसेप्ट से। आइंस्टाइन ने एक लॉ दिया जिसे कहते हैं आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये लॉ क्या कहता है और फिर इस पर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, पहले समझ लें ये कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल, बड़ा लंबा नाम है भाई, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये लॉ कहता है कि जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है तो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक फोटोन से इंटरेक्ट होता है। यानी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इतनी बढ़ जाती है कि वो, आपको बताए थे ना कोलिजन थ्योरी में, कि किसी भी रिएक्शन के लिए एक एनर्जी रेस्ट्रिक्शन होता है जिसे हम एनर्जी बैरियर या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और उस फोटोन, ये नहीं है कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो फोटोन आया एरा गैरा वगैरह है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं, उसी से इंटरेक्ट होगा जिसको एब्जॉर्ब करने से उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी इंक्रीज कर जाए और कम से कम कितनी हो जाए कि वो एनर्जी बैरियर को टच करे, क्रॉस कर सके। समझ पाए? क्लियर हुआ? तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन में, ठीक है, वहां पर प्रोसीड होगी, वो प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर हुई बात? तो वन रिएक्टेंट वन फोटोन इंटरेक्शन, यही है कंसेप्ट किसका?
फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का। तो जल्दी से हम इसे लिख लेते हैं। क्या कहता है ये ला भाई कि ईच reactant molecule is capable of absorbing only one photon of रेडिएंट लिख लो। हाँ ठीक है, रेडिएंट एनर्जी कर देते हैं, रेडिएंट एनर्जी। क्लियर हुई बात। और इतना एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में कैपेबल हो जाता है, यानी वो प्रोडक्ट बनाने लगता है। ये बात समझ पाए ना भाई? किसी तरीके का कोई टेंशन इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक और खास बात अर्हेनियस इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? कि रिएक्शन कोई भी हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ती है, ठीक। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहां अक्सर जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं इनकी एनालिसिस बताती है कि ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती, यानी घटती बढ़ती नहीं है इनकी रेट टेम्परेचर के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि these reactions are independent from temperature। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो ये डिपेंड किस पर करती हैं? तो देखें जो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन पीसीआर मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। बात समझ पाए? जो लाइट एब्जॉर्ब्ड होती है या की जाती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू, उसकी इंटेंसिटी क्या है? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसे कहते हैं भाई? नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, कमिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये लॉ कहता है एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक फोटोन से इंटरेक्ट होगा, इंटेंसिटी अगर ज्यादा है इसका मतलब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ज्यादा फोटोन आ रहे हैं, तो ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक सेकेंड में एनर्जी मिलेगी और वो प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी पर सेकंड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज समझ पाए ना कि रेट ऑफ पीसीआर यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। कोई दिक्कत? एक और बात, जब ये रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, उसे हम कहते हैं क्वांटम यील्ड। तो इस तरीके से कह सकते हैं द रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड in the term of क्वांटम यील्ड कहिए या क्वांटम एफिशिएंसी कहिए भाई, ठीक है। क्वांटम एफिशिएंसी या यील्ड कम लिखना पड़ेगा भाई, क्वांटम यील्ड। और इसको डिनोट कैसे सिंबल से करते हैं आप जानते हो ना, एक जीरो लिखा और बीच से पेट को फाड़ दिया। समझ गए ना भाई? तो ये चीज क्लियर हुई। अब जरा देखिए यहां पर एक और बात समझ लेते हैं कि क्वांटम यील्ड निकालते कैसे हैं। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग। समझ गए ना भाई? यानी कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन। परेशान मत हो, आइंस्टाइन एब्जॉर्ब, कितने आइंस्टाइन एब्जॉर्ब हुए। आइंस्टाइन क्या है बेटा? ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि मोल ऑफ फोटोन इज कॉल्ड आइंस्टाइन। ठीक है, एक मोल। अब ये चीज समझ में आ गई है ना? तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए ऐसे लिख दूं, एनर्जी ऑफ वन आइंस्टाइन इज इक्वल टू क्या होता है? Na
इंटू एच न्यू। एच न्यू का मतलब फोटोन एनर्जी, यानी एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो Na मतलब अवागाड्रोस नंबर, यानी 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी होती है उसे 1 आइंस्टाइन कहते हैं। ठीक, तो हम ऐसे कह दें कि आइंस्टाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, मोल ऑफ फोटॉन्स, मतलब आइंस्टाइन, एक मोल फोटोन एक आइंस्टाइन। क्लियर? अब इसको जरूरत पड़ने पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaHc अपॉन लैम्डा। भाई ये फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो इसको सी लाइट वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखो ये फॉर्मूला हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड divided by number of photons absorbed। ठीक है, तो बात वही हुई, चाहे हम मोल के टर्म में लिखें या नंबर के टर्म में लिखें, कोई दिक्कत? बात समझ में ये आ गई? ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अक्सर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स यानी चेन के फॉर्म में होती हैं, जैसे आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स वगैरह, ठीक है, तो वो कई चेन्स टाइप की रिएक्शन है, कई चेन में होती, कई स्टेप में होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए जो क्वांटम यील्ड है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। समझ में आ रही है बात? कंफर्म हुए भाई? तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो आइए अब हम आपको ये बता देते हैं कि क्वांटम यील्ड यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरीके की पूछे जाती है। नोट हो गया? मिटा दिया जाए? ओके, तो भाई इसको मिटा देते हैं और इस पर हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कंसेप्ट है, तो आइए देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नोट करें, लिखा देता हूं। देखिए भाई, क्वेश्चन ये है, द एब्जॉर्बिंग, जल्दी से नोट कर लें, द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस वाज exposed to 480 नैनोमीटर लाइट। 480 ये वेवलेंथ हो गई उस लाइट की जो क्या हो रही है भाई, एब्जॉर्ब हो रही है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, लाइट फ्रॉम ऐसे लिख दूं 150 वाट सोर्स फॉर 30 मिनट्स, तो 30 मिनट के लिए ये बात की गई है। समझ में आ रही बात? 150 वाट है, क्लियर हुआ? दी इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वॉज 40%। समझ रहे ना भाई? ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सॉल्व आसानी से होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 0.35 मोल of the substance decomposed, बस खत्म हो गया, टेंशन मत लो। कंपोज्ड, कैलकुलेट, ठीक है, क्या? क्वांटम यील्ड। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये कैसे सॉल्व होगा भाई। समझ रहे ना? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए यहां पर कि कितने, ठीक है, आइंस्टाइन आपको मिल रहे हैं। तो इसके लिए हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए भाई, एनर्जी ऑफ वन आइंस्टाइन
कैसे निकालोगे? फॉर्मूला भी बताए थे ना, NaHC अपॉन लैम्ब्डा। तो देखिए जरा, यहां पर Na का मतलब एवोगाड्रोस नंबर हो गई कितना ये, और H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -30 जूल सेकेंड, यानी MKS में रख रहे हैं। तो C मतलब लाइट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना दी है 480 नैनोमीटर, तो मीटर में कर दो। तो ये सारे टर्म किसमें हो गए भाई? MKS में। अब इसको जरा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं भाई, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा मैं हेल्प ले लेता हूं मोबाइल का, ठीक है। और ये मैंने यहां पर इसको सॉल्व कर देता हूं भाई, ठीक है। ये हो गया, और ये आया 249173 249173.8 जूल। ये बात समझ में आ गई भाई? इतने जूल एनर्जी आई किसकी? एक फोटॉन की। बात समझ रहे हैं? सॉरी, एक आइंस्टाइन की। तो अब हम ये देख लेते हैं कि नंबर टोटल एनर्जी कितनी हमें सोर्स से मिलती है, ठीक है। तो सोर्स से कितनी एनर्जी मिलेगी? 150 वॉट का है, 30 मिनट के लिए है। तो यहां पर एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्स, लाइट सोर्स जो है कितनी आई? 150 इंटू 30, ठीक है। मिनट है, इसको सेकंड में कर दें, क्लियर हो गई बात। तो कितना हो जाएगा भाई? जरा देखिए, ये हो गया 1800 और 150 से हुआ तो ये हो गया 90, ठीक है। और कितना आ जाएगा भाई? ये आ गया 270000 जूल। देख लेना, यही आएगा भाई। एक बार हम रिकैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर, 5 8 जा 40, और ये 9 हो गया, ये 8 और ये, ठीक है 1, ठीक है भाई, ठीक है। इतना आ गई एनर्जी। तो अब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लेते हैं, सॉरी आइंस्टाइन निकाल लेते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन मतलब कितने मोल्स फोटॉन हैं हम ये निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटॉन मतलब नंबर ऑफ आइंस्टाइन। तो टोटल एनर्जी इतनी सोर्स से रिलीज हुई, और एक आइंस्टाइन यानी एक मोल फोटॉन की एनर्जी इतनी है। तो 27000 डिवाइडेड बाई 249173.8, ठीक है भाई। अब ये कितना होगा? देखो, 2 टाइम जाएगा नहीं, 1 होगा, ठीक है। और राउंड में थोड़ा सा करें तो 0.10 बढ़ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 1.08 आ जाएगी। एक बार रिकैलकुलेट कर लेना, आप देख लेना, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ आइंस्टाइन मिल गया 1.08। अब हम क्या करें? देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यानी रिएक्टिंग सब्सटेंस पर पड़ रही है, उसका 40% तो ट्रांसमिट हो जा रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कितने परसेंट हुआ? 60%। तो जब इतने फोटॉन टोटल रिएक्टिंग सब्सटेंस पर, सॉरी इतने आइंस्टाइन मतलब इतने मोल ऑफ फोटॉन्स टोटल रिएक्टिंग सब्सटेंस पर पड़े, तो इसका 40% ट्रांसमिट हो गया, यानी एब्जॉर्ब कितना हुआ? 60%। तो यहां पर हम ये देख लेते हैं नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब हो गया? इसका 60% ले लें तो 60% का मतलब हो गया, ऐसे लिख दो भाई, 1.08 इंटू 60 अपॉन 100। तो 0 से 0 मर गया, ये हो गया तुम्हारा कितना? 6 8 जा 48, तो 6.48, और ये 10 यानी ये ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 0.65। तो इसका मतलब कितने आइंस्टाइन एब्जॉर्ब हो गए? 0.65। क्लियर? तो अब जरा देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि जब इतना केवल आइंस्टाइन एब्जॉर्ब हुआ, यानी इतने मोल ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, और इतने मोल ऑफ फोटॉन के एब्जॉर्ब होने पर, ठीक है, कितने मोल रिएक्टेंट के डीकंपोज हुए? 0.35 मोल डीकंपोज हुए,
क्लियर। और आइंस्टाइन का लॉ क्या कहता था, वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वन फोटोन। तो ये रिएक्टिंग सब्सटेंस पर एब्जॉर्ब इतना हुए, लेकिन फोटोन डीकंपोज इतने हुए, तो क्वांटम यील्ड क्या हुआ, समझ पा रहे हो ना भाई, कितना हो गया। तो यहां से क्वेश्चन थोड़ा आप हटा दें, एक लाइन में आंसर आ गया हमारा। तो देखिए क्वांटम यील्ड कितना निकल कर आया भाई, ये हो गया क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग कितने हैं 0.35, यानी जो डिकम्पोज हुए, और इस दौरान कितने आइंस्टाइन एब्जॉर्ब हुआ 0.65। तो इसको हम देख लें 35/65 हो गया, 5 से डिवाइड कर दें तो ये 7, ये 13 हो गया, यानी 7/13। तो ये हो जाएगा भाई पॉइंट, और 13 5 जा 65, तो ये पॉइंट और ये 3 लमसम इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ में आया। ये हमने 2-3 चीजों को एक साथ ऐड कर लिया, इतना लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। हमने 3-4 क्वेश्चन ना करा करके एक में सारी चीजें कर ली है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपको दे देगा ऐसी चीज कि आप एक स्टेप या 2 स्टेप की कैलकुलेशन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आई बात। और यही क्या क्या भाई, केमिकल काइनेटिक खत्म होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स के बाद अब हम आप नए कंसेप्ट से मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, 12th लेवल का नेक्स्ट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।